तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 को स्टार्ट किया था। और अपने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.4 से 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट 3.4 का। तो आज हम लोग अपने बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमें क्या कहता है। इन अ फिगर सेगमेंट आर एस इज अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो आर एस क्या है, ये हमारा सर्कल है और आर एस उसका डायामीटर है। और सेंटर क्या है, तो सेंटर है ओ। पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट टी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के। यहाँ पे भी कहीं पे भी पॉइंट होता तो ये क्या हो जाता है, इंटीरियर हो जाता, मतलब सर्कल की एज पे या सर्कल के अंदर कहीं पे पॉइंट होता तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। लेकिन पॉइंट टी क्या है, सर्कल के बाहर है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। आर टी एस मतलब ये आर टी एस और ये क्या है, तो ये है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल हम किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि आर टी एस जो है वो 90 डिग्री से क्या है, तो कम है। ठीक है, तो पहले तो जैसे देख लो, अगर हम इसी को बनाए तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, आर से टी को ज्वाइन करो, फिर टी से एस को ज्वाइन करेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है, तो 90 डिग्री से कम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम कहीं पे पॉइंट ले लेंगे और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। क्या, तो यहाँ से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मान लो कि ये है हमारा पॉइंट पी। ठीक है, पी मान लो, क्यू मान लो, जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। तो पॉइंट पी, तो यहाँ पे देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, सर्कल का पूरा जो एंगल होता है या फिर पूरा मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री। अब हमें इस सर्कल में क्या कह दिया है कि आर एस डायामीटर है और डायामीटर का काम क्या होता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। तो अगर एक सर्कल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये क्या बन गया, पहला ये हमारा सेमी सर्कल हो गया और दूसरा ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो डायामीटर का काम क्या होता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो देखो ये जो सेमी सर्कल है इसका टोटल मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। और नीचे वाले सेमी सर्कल का टोटल मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, तो 360 डिग्री। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं पहले। तो देखो हमें प्रॉपर्टी जो समझनी है वो क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हम लोग ने इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में पढ़ा था। सर्कल पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, ठीक है, और ऐसे पॉइंट ले लिया और हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, मान लो ये कॉर्ड है हमारा AC। अब इस कॉर्ड AC के वजह से, ठीक है, हमें एक आर्क क्या मिल रहा है, तो आर्क हमारा AC बन रहा है। ठीक है, अब इस आर्क से या फिर आर्क के एंडिंग से, कौन सा एंडिंग है, A और B, आई मीन A और C, ठीक है, B नहीं है C है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे अगर मैं ये ज्वाइन करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ तो एक एंगल मिल रहा है। तो ये एंगल हमारा क्या कहलाता है, इंस्क्राइब्ड एंगल। और हमने क्या पढ़ा था कि इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो आर्क से हाफ होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाले सर्कल को देखो, इस सर्कल में डायामीटर क्या है, AC।
तो डायमीटर की वजह से सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ऊपर वाला ये हमारा एक सेमी सर्कल और ये नीचे वाला एक सेमी सर्कल, दोनों का मेजरमेंट कितना होता है 180 180, और दोनों को ऐड करोगे मिलाओगे तो टोटल कितना मिलेगा आपको 360। तो ये तो बेसिक बात है, हमको पता है कि सर्कल का टोटल मेजरमेंट होता है 360 और सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है तो 180। ये बात सबको पता है। तो देखो AC से हमने एक एंगल ड्रॉ किया, तो ये कौन सा बना हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल, क्या ABC, और इसमें हमारा आर्क कौन सा है तो AX और C। तो जो AXC है वो क्या है, एक पूरा सेमी सर्कल दिख रहा है ना हमें। तो सेमी सर्कल से बनने वाला इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा क्या होता है तो 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे होता है, तो देखो हमें पता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ABC ये क्या होगा हाफ ऑफ उससे बनने वाला आर्क। तो आर्क क्या है हमारा, आर्क AXC, ठीक है। तो एंगल ABC हाफ होगा किसके, तो आर्क AXC का। और आर्क AXC का टोटल वैल्यू कितना है, मेजरमेंट कितना है, तो ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है, तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि आर्क AXC कितना है तो 180 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 2 1 जा 2 9 जा 8 और 0, तो कितना मिल गया हमें 90 डिग्री, क्या एंगल ABC। और ये कौन सा एंगल है तो इंस्क्राइब्ड एंगल ABC, ठीक है। तो बस यही एक प्रॉपर्टी है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से बनने वाला इंस्क्राइब्ड एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो देखो RS क्या है, हमारा डायमीटर है। RS की वजह से दो सेमी सर्कल बन रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या सेगमेंट PS हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया खुद से। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं था। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बस प्रूफ करना है कि एंगल RTS क्या है तो एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए हमने क्या प्रूफ किया है, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, सेगमेंट PS ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमें ये सेमी सर्कल दिख रहा है क्या RS, तो RS कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और इंस्क्राइब्ड एंगल का आर्क क्या बन रहा है, आई मीन आर्क नहीं सॉरी, इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा बन रहा है हमारा RPS। ये इंस्क्राइब्ड एंगल होगा ना, ये पूरा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा क्या, तो हमने पढ़ा था इंस्क्राइब्ड एंगल का जो पॉइंट होता है वो हमेशा सर्कल पे होता है। सर्कल के बाहर अगर कहीं पॉइंट हुआ और आपने ज्वाइन कर दिया आर्क के एंडिंग से तो वो इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं कहलाता, ठीक है। तो पॉइंट P सर्कल की एज पर है और आर्क के एंडिंग पॉइंट से कौन सा R और S से एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है RPS। तो सेमी सर्कल पे बना हुआ ये इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होगा तो 90 डिग्री होगा। ये बात याद रख लेना कि सेमी सर्कल्स पे, सेमी सर्कल के एंड पॉइंट से जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है वो हमेशा कितना होता है तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एंगल RPS क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हुआ। एंगल RPS क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया। अब देखो ये जो सेमी सर्कल है, अगर आप पॉइंट यहाँ पे भी लेते ना, मान लो यहाँ पे पॉइंट लेते और इस तरह से बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल के एंड पॉइंट को जोड़ के ये इंस्क्राइब्ड एंगल बना है, सेमी सर्कल में ही बना है। या फिर अगर मान लो कि मैं पॉइंट यहाँ पे लेके कुछ इस तरह से बनाऊं तो भी ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लेके इस तरह से कुछ बनाऊं तो भी ये क्या होगा तो 90 डिग्री ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, सेमी सर्कल में बनने वाला इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। मैंने इतने बार बता दिया। तो हमें क्या मिल गया कि एंगल RPS क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एंगल RTS फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो
हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल वाली, जो ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और अगर मैंने ये ट्राइंगल ए बी सी, तो ए सी को और एक्सटेंड कर दिया तो ये हो गया क्या, इसका एक्सटीरियर एंगल। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया तो ट्राइंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इसको मत देखो, ठीक है। अगर ये मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया तो एंगल ए, ये ट्राइंगल ए बी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। और अगर सपोज कि एक मिनट, मैंने ट्राइंगल को कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर दिया नीचे की तरफ, तो भी ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। या फिर अगर मैं इधर एक्सटेंड करूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, या नीचे एक्सटेंड करूँ तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में तो हमने पढ़ा है, तो इसको और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग भूल गए हों। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल की थियरम हमको क्या कहती है कि the exterior angle of a given triangle equals to the sum of the opposite interior angle of a triangle। तो इसको अगर मैं बनाऊं, सपोज मैंने ये ट्राइंगल बनाया, एक मिनट इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल मैंने बनाया और इसको नाम दे दो एल, एम और एन, ठीक है। और अगर मैंने ये लाइन एल एन को एक्सटेंड किया तो ये उसका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब हमें क्या बोला है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी, मान लो कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 180, ठीक है। तो ये हो गया 180। तो ये क्या बोला है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो देखो रिमोट विलेज हम लोग ने सुना है ना, जो विलेज बहुत दूर होते हैं, तो इससे एंगल एन से बहुत दूर एंगल कौन सा दिख रहा है, तो एंगल एम और एंगल एन, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y और ये हो गया z, ठीक है। तो क्या मैं ये दोनों एंगल को, ये वाले एंगल z को इसका रिमोट इंटीरियर एंगल बोल सकती हूँ, तो नहीं, ये बहुत पास पास है ना, पड़ोसी हो गए, ठीक है। तो रिमोट का मतलब क्या है कि इस एंगल से जो दूर होगा। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल M और एंगल N। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। तो रिमोट इंटीरियर एंगल हमको यही कहता है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ गिवन ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो वैल्यू इसका होगा, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तब जाके आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब इसको समझाने का मेरा मतलब क्या था, तो देखो यहाँ पे हम लोग को जो एंगल मिला है क्या है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, TPRS, ठीक है। और ये क्या है, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि ये 90 डिग्री है और इसका रिमोट इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो T और S। तो T और S को जब आपस में मिलाओगे तब जाके ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। T और S को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे, ऐड करेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल्स को, तब जाके हमको क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिलेगी। तो इस हिसाब से मान लो कि अगर ये 90 डिग्री है तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये दोनों 90 होंगे, नहीं, 90 से कम होगा तब जाके तो दोनों को ऐड करने पे हमको 90 मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे
एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो ये समझ में आया होगा, हम लोगों ने आई थिंक शायद 9th में ही आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में, रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल। और रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है कि इस एंगल से जो एंगल्स दूर होते हैं, तो दूर कौन सा है, टी और एस, ठीक है। एंगल पी से टी और एस दूर है ना, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब जाके आपको एक्सटीरियर एंगल जितनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लो कि ये मेरे पास एक तराजू है, ठीक है, ये तराजू है, इस पे 90 kg का कुछ सामान रखा है, और मान लो कि टी की वैल्यू x है और s की वैल्यू y है। ये वाला x मान लो और ये वाला y मान लो, एंगल x और y। तो अगर मैं इस तराजू पे x और y को साथ में रखूं तब जाके मुझे कितना मिलेगा, तो 90 मिलेगा। x और y को दोनों को मैं साथ में रखूं तब जाके मुझे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। अगर मैं सोचूं कि y को हटा दो, मैं सिर्फ x को रखती हूँ, ठीक है, सिर्फ x को रखूंगी, तो क्या ये मुझे 90 के बराबर मिलेगा, नहीं, तो 90 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 नीचे जाने लगेगा, x ऊपर आएगा क्योंकि ये हल्का हो जाएगा, ये 90 तो नहीं है ना। लेकिन वही x और y दोनों को मैं साथ में रखूं तो दोनों को मिला के इक्वल हो जा रहा है किसके, 90, और ये भी क्या हो जा रहा है, 90। 90 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अगर मैं मान लो कि x को हटा दूं और सिर्फ y को रखूं तो क्या ये 90 हो जाएगा, नहीं, तो ये हल्का हो जाएगा ना, ये ऊपर जाने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा। तो x की यहाँ पे भी ज़रूरत है। तो सिंपल मुझे कहने का क्या मतलब है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर वैल्यू होता है वो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो x और y दोनों को ऐड करने पे मुझे मिल रहा है 90। इसका क्या मतलब है कि ये 90 तो है नहीं, 90 से कम ही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ना कि एंगल PTS इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थियरम, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है ईट, आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, फेयर में हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो क्या है, एक्सटीरियर एंगल थियरम। तो इसकी वजह से हमें क्या मिला, एंगल PTS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैंने PTS लिखा, आप RTS भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि R डैश P डैश T स्ट्रेट लाइन पे ही है ना, इसीलिए पहले P लिखा, आप R भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तो देखो इसमें बस इतना ही हमको प्रूफ करना था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो थोड़ा इसमें 2 थियरम्स लग गए। तो सबसे पहला क्या है कि सेमी सर्कल पे बनने वाले इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री। और हमने कौन सा थियरम लगाया, तो एक्सटीरियर एंगल थियरम का प्रॉपर्टी हमने यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अब इसको फेयर में देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, RS इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, T लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो जो जो दिया है वो गिवन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, लेट सेगमेंट RT इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P। RT जो हमने बनाया था, ठीक है, ऐसे R और T दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, पॉइंट P पे, सच दैट R डैश P डैश T ऐसा बन गया, ठीक है। जॉइंट सेगमेंट PS एंड ST। तो हम लोगों ने देखो ऐसे R था, S था, ठीक है, T यहाँ पे हमको दिया हुआ था, तो हमने क्या ज्वाइन किया, यहाँ पे हमने P ले लिया, ठीक है। तो PS को ज्वाइन किया और ST को ज्वाइन किया और ये पूरा ज्वाइन ही किया था, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट RS, प्रूफ क्या करना है मतलब प्रूफ, अब प्रूफ करेंगे। सेगमेंट RS इज अ डायमीटर, ये गिवन है। मेजर एंगल P RPS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये अभी हम लोगों ने देखा कि 90 डिग्री कैसे आया, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड एंगल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या लिखोगे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। नाउ इन ट्राइंगल PTS एंगल RPS इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो कैसे देखा हम लोगों ने, इस तरह से ट्राइंगल था PTS और यहाँ पे R,
तो RPS हमारा क्या था, एक्सटीरियर एंगल, और PTS क्या है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल। एंगल T और एंगल S क्या हो जाएंगे हमारे, रिमोट इंटीरियर एंगल। हमें T की ज़रूरत है इसलिए T को प्रिफर करेंगे, तो एंगल PTS इज अ रिमोट इंटीरियर एंगल। उसके बाद वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल। कैसे, वो हम लोगों ने देखा। एंगल RPS और इज ग्रेटर देन एंगल PTS। क्यों, RPS कितना था, 90 डिग्री, और रिमोट इंटीरियर एंगल है, एंगल T रिमोट इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल से कम ही रहेगा हमेशा। फिर एंगल RPS कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से एंगल PTS लेस है, ठीक है, विच मीन्स एंगल PTS इज लेस देन 90 डिग्री। अब आप इस तरह से लिखो, या फिर डायरेक्ट एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री। क्यों, R डैश P डैश T, तो एक ही लाइन पे थे ना, इस तरह से R P और T, तो या तो आप ऐसे पढ़ो या फिर इतना पढ़ो, एक ही बात है। तो हम लोगों ने पहले PTS लिखा, लेकिन क्वेश्चन RTS था, तो हम लोग पूरा ऐसे लिखेंगे RTS, हैंस प्रूफ्ड। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी थी, जो थ्योरम थी, अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो ये इजीली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लो इसको, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ऐसे तो अच्छी दिखेगा नहीं, एक एक करके देख लो। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमें, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल क्या हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने इस तरह से रेक्टेंगल बनाया, तो ये जो सर्कल है वो रेक्टेंगल के पॉइंट से गुजरना चाहिए। चाहे आपने इस तरह से बना दिया तो सर्कल इस तरह से गुजरना चाहिए, ठीक है, ताकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बने, या इस तरह से बना दिया तो इस तरह से होना चाहिए ताकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बने। अब हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि अगर जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, तो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थियरम थी कि ऑपोजिट एंगल्स विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल के सम क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है, प्लस है, मैंने N2 कर दिया। और एक और प्रॉपर्टी जो है आपके टेक्स्ट बुक में है, वो क्या है, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमको क्या कहता है कि अगर सर्कल में जो रेक्टेंगल है या जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उनका ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, तो 180 डिग्री, दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। अब उसका कन्वर्स क्या है कि जो रेक्टेंगल्स है अगर उनके ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया। थियरम जो हमने पढ़ा था, कन्वर्स में आपको क्या दिया रहेगा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम क्या है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो दोनों में डिफरेंस बस यही है, तो समझ में आया होगा। कन्वर्स में हमको क्या दिया रहेगा कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो प्रूफ करो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या कहेगा कि अगर कोई जो फिगर आपको दिया हुआ है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो प्रूफ करो कि उसके जो एंगल्स ऑपोजिट हैं उन दोनों का एडिशन कितना है, 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पे यही करना है। तो देखो पहले रफली समझ लो, मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, एक सेकेंड और डार्क करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक रेक्टेंगल है, हमें दिया है कोई भी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे प्रूव करोगे, हमें पता है कि रेक्टेंगल्स के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल L M N O, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल O बराबर 90
डिग्री। और हमें ये भी पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे क्या, तो एंगल L प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो जब ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो सिंपली प्रूफ क्या हो गया कि रेक्टेंगल क्या होते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। बस यही करना था, ठीक है। तो इसको फेयर में समझते हैं एक बार। तो देखो गिवन क्या है कि ABCD नाम दे दिया, चाहे आप कुछ भी दे सकते हो, LMNO जैसे अभी रफ में हमने समझा। क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक। अब प्रूफ क्या करना है कि रेक्टेंगल ABCD इज अ रेक्टेंगल गिवन है। वी नो दैट एंगल ABCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई, ईच एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। हमें पता है कि रेक्टेंगल के चारों साइड्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब आपको क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना हुआ, तो 180 डिग्री। एंड एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हो गया, 180। कैसे, तो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने समझा था ना, एंगल L प्लस एंगल N बराबर कितना है, तो 180 डिग्री। वही अगर हम करते हैं एंगल M प्लस एंगल O, तो ये भी कितना आता है, 180 डिग्री। कैसे, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, वही काम इधर भी हुआ है। एंगल A प्लस एंगल C, तो ये रेक्टेंगल हमारा इस तरह से बनेगा। इसमें रेक्टेंगल भी आप लोग बना लेना, ठीक है। रुक जाओ, मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है A B C एंड D। तो ये सारे कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इस तरह से आप रेक्टेंगल बना लेना, मैंने बनाया नहीं, ठीक है। तो एंगल ABCD क्या है, तो एक रेक्टेंगल है। हमें पता है कि एंगल ABCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। नाउ एंगल A प्लस एंगल C ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होगा, तो 180। 90 प्लस 90 180। एंगल B प्लस एंगल D ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो जब ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो वी कैन से दैट कि रेक्टेंगल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वाई, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने बताया था कि अगर आपको दे दिया है कि ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हो कि रेक्टेंगल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सप्लीमेंट्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या है, कन्वर्स। और इसका उल्टा मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और कन्वर्स में क्या है कि अगर सप्लीमेंट्री है तो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दोनों थ्योरम का डिफरेंस समझ में आया होगा, तो देख लो इसको। और इस तरह से डायग्राम भी बना लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए करना कैसे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमें क्या दिया है, इन अ फिगर एल्टीट्यूड YZ एंड XT ऑफ अ ट्राइंगल WXY। तो एल्टीट्यूड क्या है, YZ और XT किस पे, तो ट्राइंगल WXY पे। ये दोनों एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों, पॉइंट P पे। प्रूफ दैट, तो प्रूफ क्या करना है कि WZPT इज साइक्लिक। ये जो है WZPT ये क्या है, तो साइक्लिक है। और उसके बाद प्रूफ करना है पॉइंट X Z T एंड Y आर कॉन साइक्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, WZPT इज साइक्लिक और नॉट। तो WZPT अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, WZPT। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है ना, देखो ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल है WXY। तो इस ट्राइंगल पे YZ एक एल्टीट्यूड है, तो ये परपेंडिकुलर होगा किसके साइड, WX पे। तो मैं बोल सकती हूँ कि सेगमेंट YZ इज परपेंडिकुलर टू साइड WX। ठीक है,
तो इस हिसाब से एंगल Z कितना हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटल एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल पे YZ जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है मतलब साइड WX पे YZ परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से एंगल Z क्या दिया हुआ है हमको, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 है तो इधर से भी 90 ही होगा, परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों साइड से 90 हो जाता है वो, 90 90 टोटल 180 डिग्री। फिर अगर आप एक और चीज देखो तो साइड क्या है, WY पे कौन सा परपेंडिकुलर दिख रहा है, XT परपेंडिकुलर है, तो एंगल T भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि WZPT इज साइक्लिक। ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है WZPT कैसा है, तो साइक्लिक। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एक बार आपने सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो साइक्लिक। अब इसको हम लोग सप्लीमेंट्री कैसे देखेंगे, तो देखो WZPT, तो W का ऑपोजिट एंगल क्या दिख रहा है यहाँ पे, P। ठीक है, सामने सामने है ना दोनों। और Z का ऑपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, तो T। और हमें पता है कि एंगल Z जो है 90 डिग्री है और एंगल T वो भी 90 डिग्री है। तब अगर हम लोग करेंगे कि एंगल Z प्लस एंगल T करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे हमने एक प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया ना ऑपोजिट एंगल एंगल Z और एंगल T क्या है, आपस में ऑपोजिट एंगल्स है 90 90 और दोनों का एडिशन कितना है, 180। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया WZPT ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। ठीक, कैसे, तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कन्वर्स में हमने किया है। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तब जाके ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हुआ है। अब सेकेंड देखो क्या दिया है कि पॉइंट XZTY आर कॉन साइक्लिक। तो कौन साइक्लिक हमने क्या पढ़ा था कि जो सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स दिए रहते हैं, 4 वर्टेक्स दिए रहते हैं, इनको जब आप ज्वाइन करते हो तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये जो चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, इन पॉइंट्स को आप क्या कहोगे, तो कौन साइक्लिक पॉइंट्स। तो हमें प्रूफ करना है कि X, Z, T और Y क्या है, तो कौन साइक्लिक पॉइंट है। तो इसको हम लोग एक छोटे से थियरम से पहले समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको एक थियरम दिया हुआ है और ये थियरम हमें क्या कहता है कि इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन है क्या, A और D, एक लाइन है और इन लाइन को हमने सबटेंड किया है इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पे भी अगर आप 2 पॉइंट ले लेते हो, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट है B और दूसरा पॉइंट है C, तो A और D को मिलाकर एक एंगल बन रहा है ABD। और फिर से A और C को जब आपने और सबटेंड किया तो एंगल C मिल रहा है, जब हमने ACD, इस तरह से हमको 2 एंगल मिल रहा है। तो क्या लिखा है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड, सेम साइड पर ही है ना ये, ऐसा तो नहीं है कि B का पॉइंट इधर है और C का पॉइंट इधर है, ऐसा नहीं है, B इधर है और C भी इसी लाइन पे है, मतलब इस लाइन के ऊपर ही है, सेम साइड पर ही है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट ऊपर दे दिया एक पॉइंट नीचे दे दिया, तो ऐसा नहीं है, सेम साइड पर ही है ऑफ अ लाइन, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन साइक्लिक। ठीक है, तो थियरम हमारा क्या है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंडेड इक्वल एंगल। तो ये हमारा लाइन है AB और
एंगल बी क्या है, इसका सबटेंडेड एंगल है। सबटेंडेड एंगल मतलब क्या होता है कि लाइन के दोनों एंड को ज्वाइन करो और किसी पॉइंट पे जब आप ज्वाइन करते हो तो एक एंगल जब बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे, सबटेंडेड एंगल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक लाइन दे दिया है एल और एम, और मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया है कहीं पे, लाइन के एक ही साइड पे लेना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट इधर ले लिया और एक पॉइंट इधर ले लिया और फिर दोनों को ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों जो पॉइंट आप ले रहे हो वो क्या होगा, तो सेम साइड पे होगा। तो मान लो कि एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, सेम साइड पे ही है। ठीक है, तो एल और एम से एक एंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, तो ये दे दो नाम ओ। फिर दूसरा एल और एम को सबटेंड करके एक और सबटेंडेड एंगल बन रहा है, इसको नाम दे दो एन। तो इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो सेम होगी। ठीक है, क्या होगी, सेम होगी। मान लो इसको क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो। तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे x और x, इसका क्या मतलब है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और A और D जब आप इन दोनों लाइंस को किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हो तो ये क्या कहलाते हैं, सबटेंडेड एंगल्स। अगर मान लो कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे दिया रहता E, तो A और D को जब आप उस पॉइंट E से ज्वाइन करते हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, सबटेंडेड एंगल। ठीक है, तो थियरम हमारा क्या कहता है, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंडेड equal angles at the two distinct point which lies on the same side of a line then the four points are concyclic। ठीक है, तो इन सबटेंडेड लाइन से या इन लाइन से हम लोग को दो सबटेंडेड एंगल्स मिले हैं और ये दोनों सबटेंडेड एंगल्स क्या होते हैं, तो इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा L और M से हमने दो सबटेंडेड एंगल बनाया, कौन सा, एंगल LOM और एंगल LNM। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। एक और अगर एग्जांपल देखते हैं तो मान लो कि इस बार मैं नीचे बनाती हूँ, इसको दे दो x और y। यहाँ पे मैंने कहीं पे दो पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, तो लाइन x और y से जोड़ते हुए मैंने ये पॉइंट को जोड़ दिया z, तो ये क्या बन गया, सबटेंडेड एंगल। फिर x और y से मैंने इस पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये मान लो w। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। और जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि x, y, z, w आपस में क्या है, तो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स है। ठीक, अगर मान लो कि ये लाइन इस तरह से दी होती, एक पॉइंट इधर है z और एक पॉइंट इधर है w और ये है x और y, तो एक सबटेंडेड एंगल ये बन गया, एक सबटेंडेड एंगल ये बन गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसीलिए ये z और w ये क्या है, तो आपस में कॉनसाइक्लिक पॉइंट नहीं है, ये चारों आपस में कॉनसाइक्लिक पॉइंट नहीं है। तो थियरम को फिर से एक बार देखते हैं। तो देखो, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल, तो दो पॉइंट है, पॉइंट बी और पॉइंट सी, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, और दोनों लाइन के सेम साइड पर ही हैं, देन फोर पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, तो चारों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो सबटेंडेड एंगल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट बी से दो लाइंस निकल रहे हैं और वो दोनों लाइंस कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, तो ए और डी, लाइन ए और डी के एंड पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट बी से दो रेज निकल रहे हैं और वो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो लाइन के एंड पॉइंट पे, तो इसीलिए एंगल बी हमारा क्या हो गया, सबटेंडेड एंगल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पॉइंट सी को देखो, या मैं बोलूँ एंगल सी जो है, पॉइंट सी कहाँ पे मिल रहे हैं, तो लाइन, ये जो लाइन है हमारा ए डी, तो उसके एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट क्या है, तो ए और डी, तो ये जो पॉइंट सी है लाइन के एंड पॉइंट्स पे आपस में जाके मिल रहे हैं और एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या कहलाता है, सबटेंडेड एंगल। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत तो है ही। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा लाइन के सेम साइड पर ही होते हैं, चाहे वो कैसे भी रहे, इस तरह से रहे लेकिन सेम साइड पे रहे।
या फिर इस तरह से रहें तो भी क्या है, सेम साइड पे रहें। अब ये नहीं कि एक पॉइंट इधर आ गया और एक पॉइंट नीचे से आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगर मैं ये वाला फिगर देखूं जो इसमें बन रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि x और y एक लाइन है और पॉइंट हमें दिया है z और t। तो z को जब आप सबटेंड करो और फिर t को सबटेंड करो पॉइंट x और y पे, लाइन x और y पे, तो ये भी क्या मिल रहा है हमें कि एंगल z और एंगल t आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे, तो हमने फर्स्ट ही प्रूफ किया कि दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं और इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी थे। 90 डिग्री ये था, 90 डिग्री ये था। ठीक है, तो z और y इक्वल है और हमें यही तो प्रूफ करना रहता था, क्या, कि सबटेंडेड एंगल की वैल्यूज जब आपस में इक्वल होती है और वो लाइन के सेम साइड पे बनती है, तो उस हिसाब से जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्या है, तो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको फेयर में एक बार समझते हैं। तो देखो, गिवन क्या है हमको, वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स डब्ल्यू एंड एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू वाई डब्ल्यू। ये देखा हमने, प्रूफ करना है। सेगमेंट वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स डब्ल्यू, दिस इज गिवन। देयरफॉर एंगल पी जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा बना था कैसे, डब्ल्यू ऐसा कुछ था, ऐसे ही कुछ था ना, जेड पी और टी। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि सेगमेंट एक्स टी इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड। तो डायग्राम किधर गया, तो देखो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा है। तो वाई जेड परपेंडिकुलर है डब्ल्यू एक्स पे। ठीक है, तो इसीलिए एंगल जेड क्या हो गया, 90 डिग्री। फिर एक्स टी परपेंडिकुलर है किस पे, डब्ल्यू वाई पे। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा बना है बट डब्ल्यू वाई पे, तो एंगल टी भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर हमें पता है कि फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिखा है, तो एंगल z और एंगल t ऑपोजिट एंगल्स हैं और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, 90 और 90 180। तो हम लोग बोल सकते हैं कि WXPT क्या है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से 180 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कन्वर्स थ्योरम है। फिर उसके बाद हमें पता है कि एंगल एक्स जेड वाई और वाई टी और एक्स क्या है, तो 90 डिग्री है। और ये गिवन भी है, हमको पता है ना, एंगल एक्स और एंगल टी क्या है, आपस में 90 डिग्री है। और पॉइंट जेड और पॉइंट टी क्या है, ऑन लाइन एक्स वाई है और ये सबटेंडेड एंगल्स हैं, तो ये क्या होंगे आपस में, ये एंगल्स आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, और सेम साइड है लाइन एक्स वाई के, तो देयरफॉर पॉइंट एक्स जेड टी वाई क्या हो जाएंगे, तो कॉनसाइक्लिक पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम मिटा देती हूँ, बस सॉल्यूशन रखती हूँ। तो देख लो इसको अच्छे से एक बार। तो जो जो चीज़ें हमको दी हुई थी ना, क्या परपेंडिकुलर है, कौन किसके परपेंडिकुलर है, वो चीज़ हमने लिखी। उस हिसाब से हमें पता चला कि एंगल Z और एंगल T आपस में 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ रहा है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल्स आपस में कितने होते हैं, तो 180 डिग्री। तो जब सप्लीमेंट्री हो गए ऑपोजिट एंगल्स तो वो क्या कहलाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर हमें जो दिया हुआ था PZW और PT, मतलब क्या है कि देखो PZW की जगह पे हम लोग XZY लिखा, क्यों, तो इसको ध्यान से देखो फिगर को। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से हमको दो तरह से एंगल मिल रहे हैं ना, YZW, ठीक है, और XZW, तो परपेंडिकुलर, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से लिखा है XZW और YTX। तो YTX को देखो YTX या फिर XTW।
ठीक है, दोनों कितने हैं 90 डिग्री है, तो हमें पता है दोनों क्या है 90 डिग्री है, गिवन है। और हमें ये भी दिख रहा है कि x और t जो है वो क्या कर रहे हैं, तो सबटेंडेड एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। x और y के एंड पॉइंट से मिल रहे हैं, लाइन के एंड पॉइंट से मिल रहे हैं और सबटेंडेड एंगल फॉर्म कर रहे हैं और दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ये गिवन है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बस थियरम को याद कर लेना। यहाँ पे लास्ट में ना आप चाहो तो पूरा वो थियरम की जो प्रॉपर्टी है वो पूरा लिख सकते हो प्रूफ के तौर पे कि क्यू कौन साइक्लिक हुआ है। तो पूरे थियरम को जैसे हम लोग ब्रैकेट में करके लिखते हैं वो पूरा थियरम आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लो इसको। तो आज के प्रैक्टिस सेट 3.4 के लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को समझा और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने समझी। ठीक है, तो आप लोग सब एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक मैथ्स तो वो हवा हो जाता है। अगर आप सोचोगे आज हम लोगों ने देख लिया वीडियो, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे, तो हो सकता है वो समझ में भी ना आए और फिर आप लोग भूल भी जाओ तब तक। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बाकी के जो शायद 2 क्वेश्चंस और बचे हैं 7 और 8, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार खुद से फिर से भी प्रैक्टिस कर लेना और समझ लेना। ठीक, थैंक यू।